हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर ये है एमएमआई का, एन मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। चैप्टर का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेशन। क्या नाम है चैप्टर का? इंस्ट्रूमेशन। ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेशन हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना हमको मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हमको अलग अलग क्वांटिटीज का मेजरमेंट ही पढ़ना है कि कैसे हम लोग अलग अलग क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन हो गया कुछ ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें, और आपका जैसे आपका टॉर्क हो गया, ये सब पढ़ना है। टेम्परेचर पढ़ना है, कैसे मेजर करना। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विस्थापन का मापन है, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा विभवमापी ट्रांसड्यूसर द्वारा रेखीय गति का मापन किया जा सकता है। ठीक है। तो विभवमापी ट्रांसड्यूसर यानी कि पोटेंशियल मीटर का पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर, इसका मतलब क्या है? विभवमापी आप लोग जानते हैं कि उसमें एक्चुअली में आ, अभी आगे दिखा रहे हैं। ठीक है। अभी आप बस नाम जानिए। और ट्रांसड्यूसर का मतलब आप जान ही रहे हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो कह रहा विभवमापी के सिद्धांत का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। ठीक है। मतलब ये पहले विभवमापी पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले। लेकिन विभवमापी का सिद्धांत हम आपको इसी में समझा देंगे। तो आप चाहे तो ये लाइन इसमें से हटा सकते हैं। ठीक है। ये इसी में अभी आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, वो कुछ खास नहीं है। ठीक है। और ये आपको पढ़ना भी नहीं है। जहाँ वह विभव विभाजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभव यानी कि पोटेंशियल को, यानी कि कहने का मतलब जो आपका वोल्टेज होता है उसको कहने का मतलब बांट दिया जाता है, बांट बांट करके काम किया जाता है। ऐसा देखेंगे अभी हम। कह रहा है ऐसा मापी जिसका प्रयोग विभव विभाजक यानी पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में किया जाता है उसे पॉट कहते हैं। ठीक है, वो पार्ट कहलाता है। ठीक है। कह रहा है इसमें प्रतिरोध तार के ऊपर वाइपर सरक सकता है। ठीक है, उस पर क्या लगा होता है? एक वाइपर लगा होता है जो कि आपका रेजिस्टेंस वायर जो होगा, वायर के ऊपर सरकेगा। ठीक है। और जैसे वो सरकेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पोटेंशियल जो वोल्टेज में होगा वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वोल्टेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो वोल्टेज में डिफरेंस क्या होगा? जो सरकाव होगा यानी जो दूरी होगा, ठीक है, उसके समानुपाती होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ ही रहे हैं। तो दूरी मतलब जैसे ही जितना दूरी चला उसके समानुपाती वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी हमने क्या कर लिया? माप लिया कि नहीं? माप लिया हमने। कह रहा वाइपर का विस्थापन रेखीय यानी ट्रांसलेशन, रोटेशनल या मिश्रित हो सकता है। तीनों तरह का हो सकता है। ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, या ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों टाइप का हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन टाइप का दिखाया गया है, और यहाँ पे रोटेशनल टाइप का दिखाया गया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर सकते हैं। तो कह रहा है कि रोटरी पार्ट का कार्य सिद्धांत रेखी पार्ट के कार्य सिद्धांत के समान होता है, जैसा कि चित्र 3.15 में दिखाया गया। ये 3.15 में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए कैसे ये होगा। ठीक है, ये कैसे आप समझेंगे तो समझिए। यहाँ पे जैसे क्या किया गया है, यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है विस्थापन। तो शाफ्ट क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे। ठीक है, कि क्या है कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इससे क्या लगा है? एक वाइपर लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आपका एक मैंडल लगा है, मैंडल पर एक वायर लगा हुआ है। ठीक है। अब वायर के साथ जो है एक पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है और एक आपका क्या है? नेगेटिव एंड कनेक्टेड है। ठीक है। और इसके पॉजिटिव एंड से आपका क्या हो रहा है? ये जो है हिस्सा कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये आपका जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये मतलब ये वोल्टेज आप हमेशा देते रहेंगे। लेकिन इसके चलने के कारण जैसे गैपिंग बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वो चेंज होगा, और उस किसके होगा? इसी डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होगा। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको किसके टर्म में आप मेजर कर रहे हैं? जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, ई आई लिख रहा है इनपुट वोल्टेज, ईओ लिख रहा है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के टर्म में आप माप सकते हैं। तो यही बहुत आसान है। ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज दिखाया गया है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। देखिए क्या किया जाता है, हमेशा ये दिखाया जाता है जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या किया जाता है, जो एक उसका जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो इससे लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो किससे लिया जाता है? जो आपका जो रोटेशनल मूविंग पार्ट है
उससे आपका नेगेटिव सोर्स लिया जाता है और इसको पॉजिटिव सोर्स से जोड़ दिया जाता है। और यही जो डिफरेंस यही जो बताता है मतलब इसके मूवमेंट के कारण वो आपका आउटपुट वोल्टेज। तो हमेशा देखेंगे जो आपका आउटपुट वोल्टेज कहाँ से लिया जाएगा, इसका पॉजिटिव एंड लिया जाएगा, और जो आपका मूविंग पार्ट होगा उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। ठीक है, अब इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो बताए हैं वही सब लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कैसे हम मेजर करेंगे। लीनियर स्पीड भी मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसका अब नहीं पूछता है। मैं पूछता किसका है, एंगुलर स्पीड का। ठीक है, कह रहा कोड़ी चाल का मापन टैकोमीटर की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है एंगुलर मेजरमेंट, टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट भी जाएगा, उसमें मैग्नेट भी रहेगा। ठीक है, और उसके कारण जो करंट इंड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। ठीक है, कि जब किसी कॉइल से होकर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है तो उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है अपने आप। ठीक है, तो टैकोमीटर दो प्रकार के होते हैं, डीसी टैकोमीटर और एसी टैकोमीटर। दोनों टैकोमीटर का कार्य सिद्धांत अगले अनुच्छेद में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं डीसी टैकोमीटर। ये तो एसी वाला है, डीसी ऊपर बना हुआ है, तो पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं आपको। कह रहा है डीसी टैकोमीटर डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जो डीसी जनरेटर रहता है उसी के सिद्धांत पर। डीसी टैकोमीटर में एक छोटी आर्मेचर कुंडली यानी आर्मेचर कॉइल लगी होती है। ठीक है, जिसे घूर्णन गति करते हुए शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है, और उसी को किसे जोड़ा जाएगा, शाफ्ट से जोड़ा जाएगा। जो आर्मेचर कॉइल है वही शाफ्ट से जुड़ा रहेगा, जिसका मेजरमेंट करना है, जिसके आरपीएम का मेजरमेंट करना है। क्योंकि मेनली आरपीएम मेजरमेंट हो जाएगा तो हमको जो है आप बता सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। वही तो एंगुलर वेलोसिटी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। आर्मेचर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड, ठीक है ना, ईएमएफ होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत वाहक बल का मान शाफ्ट की घूर्णन गति के समानुपाती होता है। ठीक है, जो विद्युत वाहक बल का मान किससे किसके समानुपाती होता है, किस आरपीएम से चल रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कह रहा चित्र 6.8 में डीसी टैकोमीटर का रेखा चित्र दर्शाया गया है। कह रहा कम्यूटेटर की सहायता से प्रतिरोध में विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। वोल्टेज की ध्रुवता शाफ्ट की गति की दिशा पर निर्भर करती है। विद्युत वाहक बल का मान चल कुंडली यानी वो मूविंग कॉयल वोल्टमीटर की सहायता से पढ़ लिया जाता है। चल कुंडली वोल्टमीटर से यानी मूविंग कॉयल वोल्टमीटर से पढ़ लिया जाता है। वोल्टमीटर पूर्व से ही घूर्णन गति के लिए अंशांकित किया रहता है, पहले से ही कैलिब्रेटेड रहेगा। कैलिब्रेट देखिए इसमें क्या है कि आपको फार्मूला नहीं डिराइव करना है। आप देखिए इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट पहले से कैलिब्रेटेड होते हैं, वो फार्मूला डिराइव करके पहले से ही क्या होते हैं, कैलिब्रेशन उनमें हुआ रहता है कि मतलब इतना अगर डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर तो कितना आपका वोल्टेज दिखाएगा, वो सब रहेगा। तो वोल्टेज जैसे दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग वो बता देगा कि 1 मीटर का हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वो इंडिकेटर आपको बताता रहेगा। कह रहा है डीसी टैकोमीटर के कम्यूटेटर तथा ब्रश जल्दी ही खराब हो जाते हैं, इसलिए इनकी रखरखाव की आवश्यकता बनी रहती है। तो समझिएगा, इसमें कम्यूटेटर आप जानते हैं, कम्यूटेटर यूज करके क्या किया जाता है, जो करंट होता है उसका डायरेक्शन सेम बनाया रखा जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि यहाँ पे चुंबक है, एक अस्थायी चुंबक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यह है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के साथ आर्मेचर को किससे जोड़ा गया, आर्मेचर पर कॉइल्स लगे होंगे यानी कि वायर लगे होंगे। ठीक है, वायर लपेटे गए होंगे। अब इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ, किस शाफ्ट से, जिसका आपको मेजरमेंट करना है, जिसके आरपीएम का मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब वो जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसके जो कॉइल्स हैं इनके बीच का जो है, जानते हैं ना कॉइल एक लूप बनाता है, तो लूप से होकर के जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो बदलेंगे, उनकी संख्या बदलेगी। यानी का कहने का मतलब मैग्नेटिक, इसी को बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी क्लोज लूप वायर से, तो उसमें क्या होने लगता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही करंट फ्लो होने लगा। तो करंट का एक मतलब एक डायरेक्शन होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में
अब यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताएंगे, जो जनरेटर का सिद्धांत है उसी का यूज किया जाता है। तो राइट हैंड रूल का यूज करके यहाँ पे देखा जाता है, तो देखा ये जाएगा कि एक रोटेशन में, एक आधे रोटेशन में क्या होगा, आधे रोटेशन में 180 डिग्री में करंट एक डायरेक्शन में बह रहा होगा, ठीक है। फिर आधे रोटेशन में अगर एक कम्यूटेटर न लगा हो तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा न हो, करंट एक ही डायरेक्शन में हमेशा बना रहे, उसके लिए ही कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये तो 10th में भी पढ़े होंगे, 11 12th में भी पढ़े हैं, ठीक है। ये बहुत आप डिप्लोमा में भी फिर पढ़े हैं। तो आपको एक बार अगर अच्छे से समझना है तो आप क्या करिएगा, आपका जनरेटर का कॉन्सेप्ट एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, उसमें किस लिए आखिर कम्यूटेटर लगाया जाता है, तो आप कम्यूटेटर का मतलब पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे आपको याद ही होगा, लेकिन रिव्यू कर लीजिएगा पीछे जाके, आपको 10वीं में मिल जाएगा, 12वीं में मिल जाएगा, ठीक है, सब में मिल जाएगा। तो डीसी टैकोमीटर हमने देख लिया। अब एसी टैकोमीटर देखते हैं। तो कह रहा है कि एसी टैकोमीटर में डीसी टैकोमीटर की व्यवहारिक कठिनाइयां दूर की जाती हैं। एसी टैकोमीटर में चुंबक को घूमती हुई शाफ्ट से संबद्ध कर दिया जाता है, कुंडली को स्टेटर पर लपेटा जाता है। इस कारण कम्यूटेटर और ब्रश वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जब स्थिर कुंडली के मध्य चुंबक घूमता है तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चूंकि कह रहा है विद्युत वाहक बल का आयाम यानी एम्पलीट्यूड तथा आवृत्ति शाफ्ट की घूर्णन गति के समानुपाती रहती है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम या आवृत्ति में किसी भी, आयाम मतलब होता है एम्पलीट्यूड और आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, में किसी भी गति का मापन आधार बनाया जा सकता है। हालांकि एसी टैकोमीटर की भी अपनी सीमाएं हैं। अत्यधिक उच्च आवृत्ति वाली घूर्णन गति में कुंडली का प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल जो होता है 2πfl बढ़ जाता है, जिस कारण कुंडली की प्रतिबाधा जो कि ये होता है एक्सएल प्लस आर स्क्वायर भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एसी का। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, अब देखते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का उपयोग घटना यानी इवेंट की गिनती काउंट करने में किया जाता है, इसलिए यह गिनने वाली युक्ति यानी काउंटिंग डिवाइस है। यह नंबर का इवेंट्स या आइटम पर यूनिट टाइम्स, ठीक है, आइटम पर यूनिट टाइम्स यानी नंबर ऑफ इवेंट्स आर आइटम पर यूनिट टाइम या ईपीयूटी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनपुट सिग्नल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को सीधे ही संवेदना प्राप्त होती है, ठीक है। बल्ब का जलना और बंद होना भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के लिए घटना है तथा बल्ब से निकलने वाला प्रकाश काउंटर के लिए इनपुट सिग्नल है, ठीक है। कह रहा है अर्धचालक फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तनीय प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा धारिता इत्यादि काउंटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यही सब चीजें किसके लिए काउंटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर फोटो सेल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इंडक्टेंस इंडक्टर हो गया, ठीक है, धारिता मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर हो गया, ठीक है। ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। कह रहा उपरोक्त युक्तियों से वोल्टेज को आवश्यकता होने पर प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित यानी एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई कर लिया जाता है। कह रहा इनपुट सिग्नल के रूप में विस्थापन, वेग, त्वरण, प्रतिबल, दाब, भार इत्यादि कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यह ध्यान रहे कि दो इनपुट सिग्नल आपस में कभी भी एक समय में न उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का मतलब है, मतलब इन सभी का प्रयोग करके आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर बना सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर क्या क्या मेजरमेंट कर सकता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, प्रतिबल, दाब, भार इत्यादि इन सभी का जो है मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है जो हमने ऊपर पढ़ा। अब देखते हैं स्ट्रोबोस्कोप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है स्ट्रोबोस्कोप। तो कह रहा है स्ट्रोबोस्कोप एक छोटी, आसान तथा हाथ से चलाई जाने वाली युक्ति है जिसकी सहायता से आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन तथा घूर्णन गति यानी रोटरी मोशन ज्ञात की जाती है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पर तो इसका जो है वर्किंग आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। एक गन टाइप हाथ में लिया गया होता है, उसी से मेजरमेंट किया जाता है। आप देखेंगे प्रिंसिपल पहले देखते हैं, सिद्धांत पढ़ लेंगे फिर आप देख लेंगे तो आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कह रहा इस युक्ति में एक चकाचौंध प्रकाश, ठीक है ना, यानी फ्लैशिंग लाइट, एक फ्लैशिंग लाइट उत्पन्न करने वाला स्रोत होता है। प्रकाश के उत्पन्न होने की आवृत्ति दोलित्र यानी ऑसिलेटर की आवृत्ति से नियंत्रित की जाती है। मतलब कहने का मतलब जो लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऐसा होता है कि आपका फ्रीक्वेंटली, जैसे ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे इंड्यूस होगा ऐसे।
कह रहा है दोलित्र यानी ऑसिलेटर की आवृत्ति को एक नॉब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसी में लगा होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है फ्रीक्वेंसी को, जो आपका फ्लैशिंग लाइट आ रहा है, फ्लैशिंग लाइट का मतलब सर फ्लैश होगा, ऐसे बल जलेगा बुझेगा, तो फ्लैशिंग लाइट जो होता है या फिर जलेगा बुझेगा, या फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हमारी आंखें जितनी परसीव कर पाती हैं, अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो वो जल बुझ तो रहा है, लेकिन हमको नहीं पता चलेगा एक्चुअली में जल बुझ रहा है कि नहीं जल बुझ रहा है, ठीक है। और होता भी है ऐसा ही, आपका जो है बल्ब जो होता है वो, क्या हम पढ़े हुए हैं ना, जो बल्ब होता है आपका वो क्या होता है, 50 हर्ट्ज पर 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, लगभग कितना, एक साइकिल में 2 बार जलता बुझता है, तो 2 बार जलता बुझता है एक साइकिल में, शायद मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, जलता बुझता है, यानी पर सेकेंड जो है वो लगभग 50 बार शायद जलता और 50 बार बुझता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, या 100 बार हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 50 या 100 होता है। तो लेकिन 1 सेकेंड में इतना बार जलना बुझना हमको आंखें हमारी परसीव नहीं कर पाती हैं। वही बात यहाँ भी है, फ्रीक्वेंसी से मतलब वो जलता फ्लैशिंग लाइट है तो आपको लग सकता है कि हमेशा जल रहा है, लेकिन अभी फिगर्स अभी यहाँ पे जब मेजरमेंट करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, उस फ्रीक्वेंसी का, लाइट के फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल बल्ब कितना 50 हर्ट्ज का फ्लैशिंग लाइट देता है ना, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज का आती है ना। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया, हाँ, तो क्या होगा, पीक जाएगा 2 बार, और आपका 2 बार वो होगा, तो 2 बार जलेगा बुझेगा, है ना, एक साइकिल में, तो 50 दूनी 100 होगा, 100 बार जलेगा 100 बार बुझेगा 1 सेकेंड। करिए, माना किसी घूमती हुई शाफ्ट पर एक डिस्क लगा दी जाती है, ठीक है। कह रहा कि कोई घूमता हुआ शाफ्ट है, उस पर एक क्या करते हैं आप, एक डिस्क लगा देते हैं। कह रहा यदि डिस्क पर कोई चिन्ह लगा है, जैसे यहाँ पे एक चिन्ह लगा दिया, तो वह चिन्ह घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो भी रोटेट करेगा। कह रहा परंतु यदि चिन्ह को चकाचौंध प्रकाश में देखा जाए, मतलब उस फ्लैशिंग लाइट में देखा जाए, और चिन्ह स्थिर दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ यह होगा कि डिस्क की घूर्णन आवृत्ति तथा प्रकाश की चौंध की आवृत्ति, यानी कि जो फ्लैश की आवृत्ति है वो एक समान होगा, फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि अगर आप जो है मतलब एक अंधेरे कमरे, ये पूरा अंधेरा कमरा है ना, ये पूरी तरह से अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में चल रहा है, ठीक है। और आप जब लाइट फ्लैश करते हैं और आप ये देखते हैं कि ये जो है बिल्कुल भी रोटेट ही नहीं कर रहा, आपकी आंखें परसीव ही नहीं कर पा रही, है ना, आपको लगेगा कि ये तो स्थिर है, यानी सब कुछ स्थिर है। अब समझ रहे हैं बात, कितना मतलब वो है। जैसे क्योंकि लाइट से ही तो हम चीजें देखते हैं, तो आपकी आंखें ये देखेंगे कि ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो आपका लाइट जो आप फ्लैश कर रहे हैं एक्चुअली में ना, उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी दोनों का समान है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, आप कह लीजिए पर सेकेंड रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर लगा रहा है ये, ठीक है। तो कह रहा है प्रकाश की आवृत्ति यंत्र के अंशांकित स्केल पर पढ़ी जा सकती है, तो यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप अगर जो है आप फ्रीक्वेंसी को अगर मतलब फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, किसके फ्रीक्वेंसी को, आप इसके फ्रीक्वेंसी को, जो आपका लाइट आ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, गन फॉर्म में होता है हाथ में, ठीक है। उसको एडजस्ट करिए और देखिए कब जो है आपका ये मूवमेंट नहीं कर रहा, तो आप उसमें देख लेंगे रीडिंग कितना फ्रीक्वेंसी पर आपका है लाइट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो उतना ही फ्रीक्वेंसी इसका भी होगा, यानी आप आराम से आरपीएम बता सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्रिया विधि, वर्किंग देख लीजिए, प्रिंसिपल देख लिया, वर्किंग कर रहा, माना एन डिस्क की घूर्णन गति, एन डिस्क की घूर्णन आवृत्ति अर्थात शाफ्ट की घूर्णन आवृत्ति राउंड पर सेकंड में है, ठीक है, आरपीएस में है, तथा एफ क्या है, एफ प्रकाश की चकाचौंध की आवृत्ति हर्ट में है, हर्ट का मतलब होता है पर सेकंड, और ये क्या है, राउंड पर सेकंड में है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में करिए, ठीक है। यदि डिस्क पर बना चिन्ह प्रकाश की चौंध में स्थिर दिखाई देता है तो एन तथा एफ के मान समान होंगे, ठीक है, एन तथा एफ के मान समान होंगे। यदि एन बराबर एफ बाई टू, अगर ऐसा हो कि n बराबर एफ बाई टू, एन बराबर यहाँ एफ बाई थ्री हो, तो डिस्क पर बना चिन्ह 2 स्थानों पर, 3 स्थानों पर दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर आपका फ्रीक्वेंसी एन का आरपीएम जो है आपका आधा है उसका, जो आप फ्लैशिंग लाइट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या होगा, 2 बार दिखाई देगा, अगर ऐसा 1/3 है तो 3 बार दिखाई देगा, तो इस तरह से है।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है कारण यह है कि एन F/2 की दशा में जितने समय में डिस्क आधा चक्कर पूरा करेगा उसी समय में दूसरा प्रकाश लाइट उत्पन्न कर जाएगा। ठीक है ना, तो चिन्ह नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार ये भी होगा, ठीक है, तीसरे वाले में। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि n बराबर 2f और ऐसा हो तो ये क्या होगा, तो तो डिस्क पर बना चिन्ह एक ही बार तथा स्थिर दिखाई देगा। इसका कारण यह है कि n बराबर 2f की दशा में अगला प्रकाश चौंध जब उत्पन्न होगा उतने समय में डिस्क 2 चक्कर पूर्ण कर लेगी और चिन्ह स्थिर दिखाई पड़ेगा, अतः परिणाम त्रुटिपूर्ण आ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, वो हो सकता है, क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। क्योंकि आपका 2f के केस में और 3f के केस में भी अगर आरपीएम ज्यादा है, कहने का मतलब आपका फ्लैशिंग लाइट से, तो हो सकता है आपका रीडिंग खराब दे, क्योंकि तब भी स्थिर ही दिखाई देगा, तब भी ये स्थिर ही दिखाई देगा, मतलब एक ही आपको दिखाई देगा वहां पे ब्लिंक करता हुआ, एक ही जो आपने चिन्ह बनाया वो एक ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे एरर आ सकता है। ठीक है, तो और देखिए ये जब F/2 हो तो 2 जगह और F/3 हो तो 3 जगह। तो इसीलिए कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, इसीलिए ऊपर बताई गई परिस्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं, एक चिन्ह वाली डिस्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभ में प्रकाश की चौंध आवृत्ति सर्वाधिक पर सेट करनी चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे जो आपका फ्लैश है उसको घटाना चाहिए। जब चिन्ह पहली बार स्थिर दिखने लगे तो चौंध की आवृत्ति डिस्क की घूर्णन आवृत्ति के बराबर हो जाती है। यानी कि पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप बढ़ा के ही रखिए, ठीक है, और उसको घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए। और जब आपको एक ही बार दिख रहा है और फिर घटा रहे हैं अगर आप, तो क्या हो जा रहा है, 2 बार दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसका ऊपर वाला जो करेक्ट था। ठीक है, यानी ऊपर वाले का जो है सही है। आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद यही है। उसके बाद है त्वरण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में आप लोग पहले पढ़े ही होंगे। यहाँ पे विस्थापन और वो आरेख दिखाया गया। आप इस तरह का भी त्वरण दिखा सकते हैं, आप सिंपल त्वरण एक्सेलरेशन वो भी वाला दिखा सकते हैं। तो ये कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़े हैं ये जो होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो डायरेक्टली हम ये बता रहे हैं। ठीक है, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लेंगे एक एक करके, तो पूरा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है -a⍵² sin ω t। ठीक है, कह रहा तीनों समीकरण में समय के साथ जोड़ने। अब देखिए ये हो गया त्वरण का मान, मतलब त्वरण अगर आपको पूछ दिया जाए कैसे, तो लेकिन हमको मेनली क्या पढ़ना है, हमको कैसे त्वरण का मेजरमेंट करना है वो पढ़ना है। तो हम देखते हैं त्वरण ट्रांसड्यूसर द्वारा त्वरण का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर। तो कह रहा है रेखी गति में किसी पिंड पर निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए निश्चित परिमाण का बल लगाना पड़ता है। ठीक है, यदि पिंड का द्रव्यमान m तथा बल F हो तो उत्पन्न त्वरण जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, A बराबर F/m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। तो कह रहा है त्वरण ज्ञात करने की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चित्रों में दर्शाई गई हैं। ठीक है, एक ये है और एक वो है। कह रहा है दोनों चित्रों में m द्रव्यमान m का त्वरण ये है, बल के कारण शॉर्ट पर विकृति उत्पन्न हो जाती है। बल के कारण शॉर्ट पर क्या होगा, विकृति उत्पन्न हो जाती है। शॉर्ट पर उत्पन्न विकृति त्वरण के तब तक समानुपाती रहती है जब तक कि गति की आवृत्ति यंत्रावली की अनुनाद यानी कि आपका जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी रहती है, यानी रेजोनेंस आपका बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, जो आपका पीरियोडिक एक्सेलरेशन हो रहा है उसी को मेजरमेंट कर रहा है, यानी जो पीरियोडिक मोशन में होता है एसएचएम में, उसी एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है ना, तो जब रेजोनेंस स्टेट क्या होता है अब आपको बता दे रहे हैं। अगर जो अप्लाइड फोर्स जो हो गया, अप्लाइड फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब आप जो बल लगा रहे हैं अगर वो बल क्या है, पीरियोडिक बल है, यानी कि लगातार बदल रहा है, तो वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अगर जो है आपके पिंड के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उसी स्टेट को रेजोनेंस बोलते हैं। तो उससे कम की स्थिति में कह रहा है। ठीक है, कह रहा फिर आगे की शाफ्ट में उत्पन्न विकृति बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेज की सहायता से ब्रिज के माध्यम से ज्ञात कर ली जाती है। अब स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज के बारे में आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्ट्रेन गेज को थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन होगा उसको आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
और कह रहा है स्ट्रेन गेज की सहायता से ब्रिज के माध्यम से ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर को आसानी से ज्ञात आवृत्ति के लिए कैलिब्रेटेड कर लिया जाता है। यह व्यवस्था भारी अवयवों के त्वरण मापन के लिए उपयोगी होता है जब तक कि अंतरावली अवयव की गति को प्रभावित न करने पाए। मापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मापन के समय की परिस्थितियां यानी कंडीशन वही रहे जो कैलिब्रेशन के समय थी। ठीक है, अब देखते हैं वाइब्रेशन रीड टैकोमीटर। क्या देखते हैं? वाइब्रेशन रीड टैकोमीटर यानी कंपन रीड टैकोमीटर। ठीक है, कह रहा है किसी कंपन करती हुई वस्तु की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कंपन रीड टैकोमीटर युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें कैंटिलीवर बीम के रूप में बहुत सारी छड़ें लगी रहती हैं। प्रत्येक रीड के मुक्त सिरे पर छोटे छोटे द्रव्यमान रहते हैं। द्रव्यमान की स्थिति बदलकर रीड के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति परिवर्तित की जा सकती है। कह रहा है जब इस यंत्र को कंपन करती हुई मशीन पर दृढ़ता से लगा दिया जाता है तब जिस रीड की स्वाभाविक आवृत्ति, ठीक है, स्वाभाविक मतलब नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंपनों की आवृत्ति के लगभग बराबर होती है, वह रीड अनुनाद की अवस्था प्राप्त कर लेता है। बताया ना रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की अवस्था प्राप्त कर लेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है उसी का। तो कह रहा है फलस्वरूप उस रीड के कंपनों का आयाम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आयाम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे पुल होता है ना, पुल जब कैसे ऐसे जो होने लगता है, नहीं देखते हैं कोई वो वाला पुल जो हैंगिंग ब्रिज होते हैं, ठीक है, जो तारों वगैरह से जो लगे होते हैं नदियों पर, वो ऐसे होने लगते हैं। क्यों ऐसे करने लगते हैं? नहीं होता ऐसे जो है, ऐसे जो है उसमें फ्री ऐसे जो है शेप बनने लगेगा, ऐसे शेप बनने लगेगा। वो कब होता है? जब आपका एक जो है किसी भी चीज का बॉडी का आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं बताएंगे, आपको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी बॉडी का आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब ये चीज आपको बताया भी तो 5th सेमेस्टर में, ठीक है। तो अब उसके बाद जब उस पर जो लोग चल रहे हैं तो चलने से क्या हो रहा है, पीरियोडिक बल लग रहा है। तो जब वो पीरियोडिक बल का फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पुल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो पूरा पुल क्या होने लगा, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वही रेजोनेंस कंडीशन होता है। ठीक है, कर आगे, अतः मशीन के कंपनों की आवृत्ति की रीड की आवृत्ति से ज्ञात कर ली जाती है। इस यंत्र की यथार्थता यानी एक्यूरेसी दो क्रमागत रीड यानी सक्सेसिव रीड की स्वाभाविक आवृत्ति के अंतर पर निर्भर करती है। कह क्रमागत रीड की आवृत्तियों के मध्य अंतर जितना छोटा होगा यंत्र की यथार्थता उतनी अधिक होगी। चित्र 6.95 में रीड के कंपनों की सहायता से मशीन के कंपनों की आवृत्ति की मापन प्रक्रिया दर्शाई गई है। चूंकि कह रहा है 16.50 आवृत्ति वाली रीड के आयाम सर्वाधिक है, इसलिए मशीन के कंपनों की आवृत्ति कितनी होगी, 650 हर्ट्ज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें कई सारे रीड्स हैं, ठीक है, और जो आपका रीड जो है जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वो ये वाला है, और इसका जो है फ्रीक्वेंसी अगर आप मेजर करते हैं तो 1650 है अगर, तो इसका मतलब है कि जो मशीन का जो होगा वो भी जो जिस वाइब्रेशन से जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है उसका भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1650। और ये सब कोई वाइब्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये अलग अलग रीड्स हैं ऊपर से दिखाई गई जो भी हम फिगर में देख रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मापन देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, टॉर्क का मापन। ठीक है, तो कह रहा है माना एक पहिया अपने अक्ष पर क्षैतिज अवस्था में टिका है तथा पहिए पर रस्सी लपेटी गई है। कह रहा है यदि रस्सी के सिरे को F बल लगाकर खींचा जाए तो पहिया अक्ष पर घूर्णन गति करने लगता है। पहिए पर लगा बल टाउ इज इक्वल टू FR होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, और आपको ये भी बताए हैं कि पावर जब एंगुलर फॉर्म में होता है तब पावर क्या होता है, टाउ ओमेगा होता है। ठीक है, और एंगुलर रोटेशन जो होता है टाउ इंटू FR, ये सारी चीजें तो आपको बताए हुए ये सब चीजें। ठीक है, ये सब आपको, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन पढ़ के आ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट मेनली। ठीक है, क्या देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क बाय स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज की सहायता से हम लोग टॉर्क का कैसे मापन करते हैं, यानी कि बल आघूर्ण का कैसे मापन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बल आघूर्ण का मापन स्ट्रेन गेज की सहायता से किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा हम जानते हैं कि जब किसी शाफ्ट में मरोड़ यानी टॉर्सन उत्पन्न होती है तो शाफ्ट की अक्ष से 45 डिग्री पर सर्वाधिक विकृति उत्पन्न होती है ना। जो 45 डिग्री होता है उसी पर आपका शियर जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि शियर स्ट्रेस का मान जब मैक्सिमम होगा
तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे शियर स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है। तो कह रहा है चित्र 6.97 के अनुसार दो स्ट्रेन गेज लगा दिए जाते हैं, तो एक स्ट्रेन में संपीड़न विकृत तथा दूसरे स्ट्रेन में क्या होता है, तनाव होता है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन है तो एक में क्या होता है, वो होगा आपका, आधे में क्या होता है आपका टेंसाइल होता है और आधे में क्या होता है, कंप्रेसिव टाइप का होता है। तो कह रहा है तनाव को पॉजिटिव विकृति तथा संपीड़न को नेगेटिव विकृति हम कहते हैं, जिससे स्ट्रेन गेज 1 का प्रतिरोध घट जाएगा तथा स्ट्रेन गेज 2 का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे होता क्या, हाई स्ट्रेन गेज में जैसे ही उसका आपका उसका क्या बोलते हैं, विकृति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और स्ट्रेन घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। और टाउ का जो मान होता है कुछ इस तरह से दिया जाता है, इस फार्मूले से। ठीक है। कह रहा यदि 60 में थीटा रेडियन का मरोड़ उत्पन्न होता है तो 60 पर लग रहा टार्क क्या होगा, इस फार्मूले से दिया जाएगा। ठीक है। पाई जी आर, ये जो है जहां पे जी क्या है, शाफ्ट के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक है, आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक त्रिज्या है, एल क्या है, शाफ्ट की लंबाई है। 60 के 145 पर लगे स्ट्रेन गेज की विकृति प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो E45 डिग्री पर क्या होता है, स्ट्रेन गेज का जो विकृति होता है वो पॉजिटिव प्लस माइनस इतना के बराबर होता है। ठीक है। कह रहा है दो स्ट्रेन गेजों को हीट स्ट्रेन ब्रिज की दो अनुपातिक भुजा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है चूंकि शाफ्ट सदैव घूमती रहती है इसलिए विद्युत परिपथ को बनाए रखने के लिए स्लिप रिंग्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो जोड़े स्लिप रिंग जो किसी चालक पदार्थ की बनी होती है शाफ्ट पर लगा दी जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को। ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री पर क्या किया गया है, पहला स्ट्रेन गेज दूसरा स्ट्रेन गेज लगा दिया गया है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वाले में, एक्चुअली में नेगेटिव वाले में जब स्ट्रेन कम हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और स्ट्रेन घट रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस घट रहा है एक्चुअली में। ठीक है ना। तो हम उल्टा बोल दिए हैं, इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। ठीक है। तो और अधिक जो है, अगर आप सेंसिटिव मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप 4 का यूज कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, 4 स्ट्रेन गेज का यूज कर सकते हैं। और जो भी स्ट्रेन गेज है उससे क्या बनता है, एक जो है वो बनता है, एक परिपथ बनता है। ठीक है। जिसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप आपका वोल्टेज जो भी होगा, आउटपुट वोल्टेज, जैसे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिखाया जा रहा है, वो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर दिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग, आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेन गेज एक्चुअली में अब यहाँ पे है। अब स्ट्रेन गेज द्वारा विकृति का कैसा मापन किया जाता है, अभी तो स्ट्रेन गेज के द्वारा अलग अलग देख रहे थे, अब स्ट्रेन गेज द्वारा कैसे हम विकृति का मापन करेंगे। ठीक है। यानी स्ट्रेन का कैसे मापन करेंगे, बाई स्ट्रेन गेज। तो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन बाई स्ट्रेन गेज। कह रहा प्रतिरोध वायर यानी कि रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज विकृति मापन के लिए सरलतापूर्वक प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। तनाव, संपीड़न, नमन, मरोड़ बलों से उत्पन्न विकृति को स्ट्रेन गेज के उपयुक्त प्रयोग से नापा जा सकता है। जिस अवयव की विकृति ज्ञात करनी होती है उस अवयव पर स्ट्रेन गेज चिपका दिए जाते हैं। कह रहा तत्पश्चात स्ट्रेन गेज को व्हीट स्टोन ब्रिज में समायोजित कर दिया जाता है। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। मतलब वो वहीं पर रहेगा, उसको ऐसे जोड़ा जाएगा वायर्स के माध्यम से कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज बने। और व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जानते हैं कि चार जो है रजिस्टर्स होते हैं, और उसमें से जो है अगर सब कुछ बैलेंस में रहा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा उनके थ्रू, और अगर बैलेंस नहीं रहा तो करंट फ्लो होगा। और वही जो है करंट फ्लो होने का बताएगा कि बैलेंस में नहीं है, यानी कि वो बता देगा कि कितना स्ट्रेन है। ठीक है। तो वही सब चीजें यहाँ पे एक एक चीज बताई जाएंगी। ठीक है। कह रहा असंतुलित होने पर ब्रिज के बिंदु बी और डी पर प्राप्त वोल्टेज आउटपुट विकृति की माप देता है, जो अभी हम बताएं वही चीज। और विकृति के मापन में स्ट्रेन गेज को किसी अवयव पर लगाने का एक सर्वोत्तम यानी बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। एक बेस्ट तरीका होता है, कह रहा माना कि मतलब एक बेस्ट तरीका होता है, उसका तरीका को आगे बताया जा रहा है। माना हम किसी अवयव की अच्छी तनाव विकृति ज्ञात करने के इच्छुक हैं तो
तो लेटरल है, एक्चुअली में लेटरल ये नमक लिख दिया। लेटरल विकृति के प्रभाव को निष्प्रभावी करना पड़ेगा, क्योंकि तनाव बल कुछ न कुछ उत्केंद्री यानी एक्सेंट्रिक होता है। इस प्रकार यदि मरोड़ विकृति नमन है, ये एक्चुअली में नमन विकृति यानी कि आपका बेंडिंग वाला, ठीक है ना। यदि मरोड़ विकृति ज्ञात करनी है तो नमन विकृति के प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, कम कर लेना चाहिए, जिसको आगे समझाया गया है, ठीक है। यानी मेजरमेंट करते वक्त होगा कि कभी बेंडिंग भी आ जाएगा, तो बेंडिंग को हटाया भी जाता है, ठीक है। कह रहा है स्ट्रेन गेज व्हीट स्टोन ब्रिज परिपथ से जोड़े जाते हैं। आगे देखिए स्ट्रेन गेज क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज परिपथ से जोड़े जाते हैं, अतः स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध ब्रिज की भुजा यानी प्रतिरोध की तरह कार्य करता है ना। तो ये स्ट्रेन गेज क्या किस तरह से क्या करते हैं, ब्रिज के साइड्स, जैसे ए बी साइड है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह कार्य करते हैं स्ट्रेन गेज, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि ब्रिज में 4 से कम स्ट्रेन गेज लगे हैं तो अन्य भुजा में एक क्या कर दिया जाता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। अगर 4 से कम, क्योंकि 4 तो हमको चाहिए ना, तो अगर 4 से कम स्ट्रेन गेज आप लगाएं, जैसे ऊपर वाले में जो आपका टार्क मेजरमेंट में 2 था, तो 2 के जगह पे आप क्या लगाएंगे, वहां पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। कह रहा है किसी व्हीट स्टोन ब्रिज का वोल्टेज आउटपुट उसके ब्रिज नियतांक यानी ब्रिज कांस्टेंट पर निर्भर करता है। किसी व्हीट स्टोन ब्रिज के वास्तविक वोल्टेज आउटपुट तथा एक स्ट्रेन गेज की दशा में ब्रिज के वोल्टेज आउटपुट का अनुपात ब्रिज नियतांक कहलाता है। अतः ब्रिज नियतांक कैसे लिखा जाएगा, के बराबर ब्रिज का वास्तविक वोल्टेज आउटपुट, ठीक है, अपॉन एक स्ट्रेन गेज के साथ ब्रिज का वोल्टेज आउटपुट, ठीक है। तो एक स्ट्रेन गेज जब आप लगा देंगे तब कितना वोल्टेज दे रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रिज कांस्टेंट। तो कह रहा है एक सक्रिय स्ट्रेन द्वारा अच्छी विकृति यानी कि एक्सियल आपका स्ट्रेन कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ एक्सियल स्ट्रेन बाई 1 एक्टिव स्ट्रेन गेज, एक केवल एक लगा के कैसे। तो कह रहा है कि चित्र 6.191 में, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दर्शाए गए अवयव पर लगा एक स्ट्रेन गेज तनाव विकृति के लिए संवेदनशील है। इस ब्रिज की भुजा एक से जोड़ दिया जाता है, इस ब्रिज को भुजा एक से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार एक अन्य स्ट्रेन गेज यानी डमी के रूप में तापमान परिवर्तन की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ब्रिज का ब्रिज नियतांक के बराबर 1 होता है। एक स्ट्रेन के प्रयोग से नमन प्रभाव को नगण्य कर पाना बहुत कठिन रहता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक स्ट्रेन गेज केवल लगा के आप जो है बेंडिंग वाला जो है वो हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक लगा के, ठीक है, दूसरा भी डमी एक तरह का लगा दिया जाता है, और फिर इसको किसके व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ के, आपको बस यही लिखना है। आप ये मत सोचिए कि आपको क्या क्या करना है, आपको बस ये पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में यूज होगा, तो इसको स्ट्रेन गेज में जब इसमें जो कुछ भी चेंजेज आएंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज में भी क्या आएंगे, चेंजेज आएंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेन गेज ऐसे ही चिपका के बस काम चल जाता है। कह रहा है 2 सक्रिय स्ट्रेन गेज द्वारा अक्षीय विकृति का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ, जब 2 लगा होता है तो के का मान 2 होता है, ठीक है, और दो और डमी लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लगाया गया 2 स्ट्रेन गेज, तो आपको 2 डमी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे कि टेम्परेचर और बेंडिंग वाला जो है स्ट्रेन जो हो रहा होगा उसको निगलेक्ट किया जा सके, ठीक है। उसी तरह से 4 के साथ हो सकता है, तो 4 का भी यहाँ पे आपको आपका वर्णन है, तो ये आप पढ़ के समझ जाएंगे। आपको हालांकि सब नहीं लिखना होगा, एग्जाम में आएगा तो केवल एक इसका कॉन्सेप्ट लिखना होगा, जो प्रिंसिपल ऊपर हमने पढ़ा, और 1 से या 2 से किसी एक ही से कोई माध्यम से मेजरमेंट करना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब जो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लोड सेल से। तो लोड सेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लोड सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेन गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेन गेज का पूरा पार्ट नहीं, जो इनिशियल पार्ट हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या है और उसमें कैसे जो है काम करता है ये, ठीक है, बस उतना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ नहीं लिखना आपको जितना इसमें दिया गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।